Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED Teachers। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, जिसमें हम आज 7th चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 को अपनी प्रीवियस क्लास में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रखी है और आपकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को हम डेली अपडेट भी करते हैं। जिन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आपको विज़िट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी और जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे सब्जेक्ट की तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जब इतनी सुविधाएं मौजूद हैं तो आप लोगों को क्या करना है, बस नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन करते चलना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है एग्ज़ाम्स में। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने लिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के कौशल। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ लिया था। ठीक, माइक्रो टीचिंग पढ़ी थी, माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया पढ़ा था, माइक्रो टीचिंग के जो चक्र है उसको पढ़ लिया था, आवश्यकता, महत्व, प्रकृति, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, क्या था चैप्टर का नाम हमारा, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो अब जो सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण के कौशल, यानी कि जो है शिक्षण के आधारभूत कौशल। 2016 और 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या है शिक्षण कौशल। क्या है शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता। क्या है, शिक्षण कार्य में कुशलता। कैसे, आप शिक्षण कराने में यानी कि पढ़ाने में कितना निपुण हो। ठीक है, शिक्षण कार्य में कुशलता से क्या तात्पर्य है कि आप पढ़ाने में कितना निपुण हो, कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपके पढ़ाने की शैली, आपके पढ़ाने का ढंग कितना बेहतर है, ये है शिक्षण में कुशलता। ठीक है, कि आप किस शैली से पढ़ा रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने क्लास में खड़े होकर बोला, ठीक, आपकी भाषा इतनी सरल और बोधगम्य रही, पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि वो चीज़ें जो मौखिक रूप से बोल रहे थे बच्चों के मस्तिष्क में ऐसे मतलब हो गई हैं सेव कि अब बच्चे उसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रखेंगे। एक स्थायी ज्ञान के तौर पर बच्चे के मस्तिष्क में फीड हो गई, सेव हो गई। ठीक, यह है शिक्षण कार्य में कुशलता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सीखने और सिखाने की कला शिक्षण कहलाती है। देखिए शिक्षण के दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक, कौन से, एक तो शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। अगर एक भी अनुपस्थित है तो शिक्षण की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। टीचर है क्लास में, बच्चे नहीं हैं, किसको पढ़ाएगा, दीवारों को। बच्चे हैं क्लास में, टीचर नहीं है, किससे पढ़ेंगे बच्चे। ठीक, तो इसलिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। इसीलिए कहा गया है सीखने और सिखाने की कला शिक्षण कहलाती है। और क्या है, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एक अध्यापक जिन व्यवहारिक तौर तरीकों या माध्यमों का प्रयोग करता है उन्हें शिक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक, जब अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, ठीक, कैसा कि ये शिक्षण प्रभावी हो, ऐसा शिक्षण हो कि जिसको बच्चे सुनने मात्र से बच्चों को इतना अच्छा समझ में आए कि बहुत लंबे समय तक याद रहे उनको। अब इसके लिए आप माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, चित्र हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गए, और प्रेजेंट टाइम में क्या है, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, और क्या है, वीडियो दिखा सकते हैं आप। तो ये माध्यम हो गए। तो ये जो जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। माध्यमों या व्यवहारिक तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं वो शिक्षण कौशल कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण एक विज्ञान है। क्या है, शिक्षण एक विज्ञान है। इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। देखिए, शिक्षण एक विज्ञान है और जब प्रशिक्षण आप दे दोगे, देखिए स्कूल में आप जाएं कहीं, ठीक, आपने मन बनाया कि अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा बहुत
जो हम लोग भी ना अर्निंग स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक, अब बड़े हो गए हैं तो कम से कम हमें अपना खर्चा घर से ना मांगना पड़े, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने कहा चलो एक स्कूल में पढ़ा लेते हैं। आप इंटरव्यू देने गए तो उनका पहला क्वेश्चन आपसे क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। आपने कहा सिंपल ग्रेजुएशन हूँ मैं, बीए हूँ या बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया वो बता दिया आपने। वो आपको साफ मना कर देंगे कि भाई हम आपको नहीं लगा सकते, आप कहीं और देख लीजिए। रीज़न क्या है, उनको बीएड चाहिए था, उनको प्रशिक्षित चाहिए था अध्यापक, उनको एक ऐसा नहीं चाहिए था व्यक्ति जो प्रशिक्षित ना हो। इसीलिए क्या कहा गया है, प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। कैसे, जब आप डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, आपको वहाँ पर प्रशिक्षण ही तो दिया जा रहा है पढ़ाने का। आपने कहीं ये देखा, आपके जो ये है, ये सब्जेक्ट जो है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें आपको तरीके ही तो बताए गए कि आप भविष्य में एक कुशल अध्यापक कैसे बनेंगे, कौन कौन सी शैलियों को, शिक्षण विधियों को, प्रविधियों को, कौन से तौर तरीकों को अपनाएंगे पढ़ाने के लिए, यही तो बताया गया इस सब्जेक्ट में। तो ये क्या है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको, भविष्य में आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में उभर कर आएँ, इसलिए आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है, ठीक। आपके अंदर देखिए कौशल विकसित हो, आप जब आए थे डीएलएड करने, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सी चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको संप्रेषण नहीं पता होगा क्या होता, अधिगम नहीं पता था क्या था। जब यहाँ पे आए आपको चीज़ें पता चली, आपको क्या मालूम था कि इतनी इतनी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ भी नहीं था। अब जब आपने यहाँ पर कदम रखा डीएलएड करने, आपको पता चला कि बच्चों को हम खेल विधि से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बच्चों को हम अनुकरण विधि से पढ़ा सकते हैं, हम बहुत सी तरीके लगा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि जिससे बच्चों की रुचि बनी रहेगी पाठ में और अच्छे ढंग से सीखेंगे वो, ठीक। तो इसीलिए क्या है, कौशलों को विकसित किया जाता है। देखिए क्या है, उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, हम पढ़ते, एक बार फिर से आपको बताते हैं, शिक्षण एक विज्ञान है, इस आधार पर प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। कौन, हम और आप। जब हमें जो चीज़, जो प्रशिक्षण दिया गया है, जिन कौशलों को हमारे अंदर विकसित किया गया है, जब हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो वो प्रशिक्षण और वो कौशल हमारे काम आएंगे, क्योंकि जो हम सीख के आए वो बच्चों पे, छात्रों पे अप्लाई करेंगे, ठीक, जिससे कि हमारा शिक्षण बहुत ही एक स्ट्रांग रूप ले लेगा, कि पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा हमारा। और जब बेहतर हो जाएगा, बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, आपके सब्जेक्ट में आनंद आएगा, तो बच्चे बोलेंगे फिर ये वाली मैम या ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि आप अच्छे शिक्षक के रूप में उभर के बाहर आओगे, ठीक। चलिए, अतः प्रशिक्षण में इन कौशलों का विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक। प्रशिक्षण में कौशलों का विकास महत्वपूर्ण रखता है स्थान, क्योंकि जब आपके अंदर कौशल विकसित होंगे पढ़ाने के, ये सभी कौशल, तब आप बच्चों में भी वो कौशल विकसित कर पाओगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं इसके बारे में। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जो हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को, 1 मिनट रुकिएगा, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में, क्या करना है आपको करना है, यहाँ पर जो ये लिखा है शिक्षण नहीं, यहाँ पे है ये जो लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा, ये जो लिखा है शिक्षण, ये काट दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा शिक्षक, क्या लिखेंगे आप, शिक्षक लिखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षण के स्थान पर शिक्षक कीजिएगा। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। देखिए,
कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल जो हैं वो शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र हैं जिसका प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है, कक्षा शिक्षण को सक्रिय बनाता है, प्रभावी बनाता है और क्या है, कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, कौन कहते हैं, कुलश्रेष्ठ कहते हैं। कुलश्रेष्ठ महोदय जो हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षक के हाथ में एक शस्त्र है जो शिक्षण कौशल है, जिससे क्या करता है, शिक्षण को बेहतरीन रूप प्रदान करता है। कौन, शिक्षक। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख शिक्षण कौशल। ठीक है, देखते हैं प्रमुख शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल। पहला क्या है हमारा, पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक, पहला कौशल जो हम पढ़ेंगे वो है पाठ प्रस्तावना कौशल। दूसरा है उद्देश्य कथन कौशल। तीसरा है प्रश्न कौशल। चौथा है व्याख्यान कौशल। पांचवा है दृष्टांत कौशल। छठा है छात्र सहभागिता कौशल। सातवां है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक, और आठवां कौन सा है, पुनर्वलन कौशल। नवा क्या है, श्याम पट्ट कौशल। और 10वां क्या है, पुनरावृत्ति कौशल। ठीक, देखते हैं एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्याम पट्ट कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ प्रस्तावना कौशल। 2016 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या है, तो देख लेते हैं। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। ठीक है, क्या है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, पाठ प्रस्तावना कौशल। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिएगा, लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर पढ़ाने जाओगे सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना देखोगे आप, प्रस्तावना होगी उसकी। ठीक है, प्रस्तावना से आशय, भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से है। देखिए कैसे, आपने देखा होगा प्रस्तावना दे दी आपको। अब वहाँ पर क्या है, आप मान लीजिए आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो हिंदी में, वहाँ पर प्रस्तावना होगी। स्टोरी में जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके नाम लिखे होंगे प्रस्तावना में, राइटर का नाम लिखा होगा, कहानी का नाम लिखा होगा। ठीक है, एक छोटे तौर पर मोटी मोटी जानकारी प्रस्तावना है कि आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो किससे, लेसन से, कि आपके लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, वो आप मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर उठा लो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको मेन मेन हेडिंग्स दी होती हैं, साइड में दे देंगे, वो क्या है, प्रस्तावना है। ठीक, कि आपको चैप्टर के बारे में छोटे रूप में मोटी नॉलेज दे दी। ठीक है, कि आपको मोटे रूप में सब कुछ बता दिया एक छोटे तरीके से। ठीक है, वही प्रस्तावना है। देखते हैं, प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। ठीक, और क्या करता है, देखिए शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना कैसे की, पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो चैप्टर क्या है उसके बारे में जानकारी करोगे। ठीक, फिर क्या करोगे, और क्या है, बच्चों से प्रश्न पूछोगे। क्या करोगे, देखिए लिखा है, प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए प्रश्न करता है। जो पढ़ाने जा रहा है, ठीक, जो कुछ ही पढ़ाने जा रहा है उससे प्रश्न पूछेगा, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, आपने पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ाना शुरू किया गांधी जी के बारे में। ठीक, महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ाना शुरू किया, तो सबसे पहले बच्चों से आप क्वेश्चन पूछोगे, महात्मा गांधी को जानते हो, तो बच्चे कहेंगे हाँ जानते हैं, ये राष्ट्रपिता हैं हमारे। ठीक, बच्चे आंसर करेंगे राष्ट्रपिता हैं हमारे, हम जानते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप करोगे सबसे पहले। क्यों, ये जानने के लिए बच्चे को कितना आ रहा है इसके बारे में, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वैसे पढ़ाने का तरीका होगा। ठीक, चलिए, प्रस्तावना में न्यूनतम 3 प्रश्न तथा अधिकतम 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। वही आप एक बात बताइए हमें कि आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, चैप्टर आपने स्टार्ट नहीं किया, बच्चे की जानकारी
जो बच्चे का ज्ञान जानने का प्रयास कर रहे हो पाठ के संदर्भ में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस पूछ लोगे। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़ाए बच्चे को सब कुछ आ रहा तो आप फिर क्या करने गए हो क्लास में, आपका तो फिर कोई रोल ही नहीं है। इसलिए प्रस्तावना में 3 से 5 प्रश्न ही होते मैक्सिमम, ठीक, कि बच्चे की सामान्य जानकारी चेक कर सको आप, इसलिए होता है, ठीक है। चलिए, इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? बच्चों ने बताया महात्मा गांधी के बारे में कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, पूर्व ज्ञान था, इतना था। अब आप जो आगे पढ़ाओगे, इतने इतने आंदोलन किए, आप छोटे छोटे बच्चे तो उस तरीके से बताओगे, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत डीप जाके बता दोगे। महात्मा गांधी के बारे में बताओगे, ऐसे ऐसे इन्होंने संघर्ष किए, ठीक, तो क्या करोगे, पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ दोगे, ठीक, इस तरीके से। और प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। वही ज्ञात से, क्योंकि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान था बच्चे को आता था, अब जो नहीं आता अज्ञात है वो, इसीलिए कहा गया है प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ठीक, देख लेते हैं एक बार फिर से, फिर बढ़ेंगे आगे। किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए प्रश्न करता है। प्रस्तावना में न्यूनतम 3 प्रश्न तथा अधिकतम 5 प्रश्न बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ठीक, ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है प्रस्तावना कौशल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, उदाहरण देख लेंगे। देखिए, उदाहरण देखिएगा। भारत देश पाठ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? भारत देश पाठ पढ़ाना है। तो प्रस्तावना कौशल इस प्रकार होगा। हमें मान लीजिए हम गए, भारत देश पढ़ाना है बच्चों को, तो प्रस्तावना कैसे होगी? देखिए, बढ़ते हैं पहले फिर दिखाते हैं। विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए। आप बच्चों से कहेंगे बेटा आपको जो भी नाम पता है जिन देशों के आप बताओ, तो बच्चे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, इस तरीके से नाम बताएंगे बच्चे। फिर आप पूछेंगे, मानचित्र दिखाएंगे, यह किस देश का मानचित्र है? भारत का मानचित्र दिखाकर पूछेंगे किस देश का मानचित्र है? क्या कहेंगे बच्चे? भारत देश का। हम किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो इसी तरीके से आसान प्रश्न पाठ को पढ़ाने से पूर्व बच्चों से पूछे जाते हैं, उनके पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए। फिर उसी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसमें भी देखिए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं? 3 से 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक देखते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन। घटक क्या है? पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन। जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का उससे संबंधित कथन। ठीक है। सेकेंड क्या है? विषय वस्तु व उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन। ठीक, विषय वस्तु और उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन। कथनों में श्रृंखलाबद्धता यानी कि सीरियल वाइज। ठीक है, ये नहीं आप ईरान से तेहरान जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। फोर्थ क्या है? छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता। ठीक, कि पढ़ा रहे हो आप उसमें बच्चों को प्रेरणा और रुचि पैदा हो। ठीक, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग, ये घटक है प्रस्तावना कौशल के। उद्देश्य कथन उचित रूप से कहना। ठीक, उद्देश्य कथन जो है उचित रूप से कहना। क्या है? पूर्व ज्ञान से संबंधित कथन, विषय वस्तु व उसके उद्देश्यों से संबंधित कथन, कथनों में श्रृंखलाबद्धता, छात्रों में प्रेरणा व रुचि पैदा करने की क्षमता, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग, उद्देश्य कथन उचित रूप से कहना। ठीक, ये हो गए प्रस्तावना के घटक। आगे देखते हैं। सेकंड कौशल है हमारा उद्देश्य कथन कौशल, एम स्टेटमेंट स्किल। क्या है? एम स्टेटमेंट स्किल, उद्देश्य कथन कौशल। ठीक,
क्या? उद्देश्य कथन कौशल। चलिए देख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, फिर हम ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम। चलिएगा, प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। क्या होता है? देखिए, पहला तो चरण प्रस्तावना है, दूसरा उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य कथन, क्योंकि उद्देश्य के बिना कोई भी शिक्षण जो है प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रस्तावना के बाद जो अगला चरण है वो क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना के बाद जो अगला चरण तो उद्देश्य ही होता है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। पढ़ाने का हमेशा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। क्या होती है? जब प्रस्तावना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच हो जाती है। जब बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर बच्चे में क्या है, ये भावना जागृत होती है कि उसको और नया सीखने को मिले। नवीन ज्ञान के प्रति जो है क्या होती है? जिज्ञासा जागृत हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जो जिज्ञासा जागृत होती है, शिक्षक को क्या चाहिए? उसको संतुष्ट करना चाहिए। उस जिज्ञासा को बच्चे की समझना चाहिए और उसको नवीन ज्ञान उसी तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। ठीक, किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का सदैव कुछ उद्देश्य होता है। देखिए, मैंने कहा था ना, कोई भी कार्य, आप अर्थपूर्ण कार्य अगर कर रहे हो तो उसका उद्देश्य है। वैसे ही उद्देश्य के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आज मेरी आवाज़ हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी चेंज लगे, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन भी लग सकती है आवाज़, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है उतनी एनर्जी ना लगे आपको क्लास में आज। ठीक, तो समझिएगा थोड़ा सा, और जैसे ही तबीयत ठीक होगी तो आपको फिर से ही वैसे ही एनर्जी के साथ आपकी मैम मिलेंगी। ठीक है, चलिए। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा भी सौउद्देश्य होती है। वही मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसका भी उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, एक अच्छा नागरिक बनाना, एक अच्छा व्यक्ति बनाना, जिससे कि समाज में वो मान सम्मान के साथ रह सके। ठीक, चलिए। और उसके प्रयोजन आरंभ से ही सामने रखे जाते हैं। इन्हीं प्रयोजनों को शैक्षिक उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है। उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का सदैव कुछ उद्देश्य होता है। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा भी सौउद्देश्य होती है और उसके प्रयोजन आरंभ से ही सामने रखे जाते हैं। इन्हीं प्रयोजनों को शैक्षिक उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल एक। देखिए, जैसे प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश पढ़ाना चाहता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था प्रस्तावना में कि भारत देश पढ़ाना चाहता, तो क्वेश्चन पूछेगा हम कौन से देश में रहते हैं, नक्शा दिखा के पूछेगा कौन सा देश का नक्शा है ये। ठीक है, तो वही बताया गया। प्रस्तावना प्रश्न से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक भारत देश पढ़ाना चाहता है। इसका उद्देश्य कथन इस प्रकार होगा। आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएगा? आज हम लोग जो है, ये उद्देश्य है। जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रस्तावना में, उसका उद्देश्य यही था कि हम भारत देश पढ़ाने वाले हैं चैप्टर, तो इसलिए हमने आपसे भारत देश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे उद्देश्य कथन कौशल की उपयोगिता। चलिए, पहली क्या है? शिक्षण में स्पष्टता आती है। जो उद्देश्य होगा तो शिक्षण स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, सेकेंड क्या है? शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक, शिक्षण अधिगम जो होगा उसके प्रति क्रियाशीलता बढ़ेगी। पाठ शिक्षण का एक लक्ष्य निर्देशित होता है।
और क्या है, शिक्षार्थी में पाठ के प्रति रुचि जागृत होती है। देखिए क्या है, शिक्षण में जब उद्देश्य होगा तो स्पष्टता आएगी, ठीक। और क्या है, क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। थर्ड क्या है, लक्ष्य जब उद्देश्य होता है तो हमें लक्ष्य भी पता होता है। लक्ष्य जब होगा तभी तो उद्देश्य होगा कि हमें इस चीज़ को हासिल करना, ये मेरा लक्ष्य है और इसका ये उद्देश्य है, ठीक। और क्या है, फोर्थ, शिक्षार्थी में पाठ के प्रति रुचि जागृत होगी, ठीक। चलिए हम थर्ड देखते हैं, प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या देखेंगे थर्ड हम, प्रश्न कौशल, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए, देन मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूँ थोड़ा सा, फिर आपको पढ़ाऊँ। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। चलिए, प्रश्न कौशल शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। क्या है, जो प्रश्न कौशल है वो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। क्यों, जब क्वेश्चन पूछते हो तो बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में आपको पता चलता है, ठीक। आप समझते हो कि बच्चा क्या जानता है क्या नहीं जानता है, ये चीज़ें आपको पता चलती हैं कैसे, क्वेश्चन पूछने से। जिसमें प्रभावी ढंग से प्रश्न पूछने और उत्तर देने की कला शामिल है। टीचर है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए, ये नहीं आप बोले ए तुम खड़े हो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से, ठीक है, कैसे, बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं बहुत, और बच्चे से पूछ रहे हैं तुम क्वेश्चन दो, आंसर दो, बच्चा डर जाएगा भाई, बच्चा है वो डर जाएगा, फिर जो देना चाहेगा क्वेश्चन का आंसर वो भी नहीं दे पाएगा। तो प्रश्न पूछने में भी कला है। आप बोलोगे बेटा आप खड़े हो जाओ, आपको इसका आंसर पता है, देखो डरो नहीं, आपको इसका आंसर पता है तो बता दो, अगर नहीं आता होगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, और बच्चा भी देगा, जैसे कि उसको खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका कि हाँ मैम, हाँ सर मुझे मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक। इस तरीके से प्रश्न पूछना और उत्तर देना क्या है, कला है एक, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्रश्न प्रभावी ढंग से प्रश्न पूछने और उत्तर देने की कला शामिल है किसमें, प्रश्न कौशल में, ठीक है। जिज्ञासु छात्र प्रश्न पूछता है। हाँ, जिस बच्चे को नई नई चीज़ें जानने की जिज्ञासा रहती है वो क्वेश्चन पूछता है क्लासरूम में, तथा शिक्षक उसका उत्तर देता है। जिज्ञासु छात्र क्वेश्चन पूछता है, टीचर आंसर देता है कि सर मैम ये हुआ तो कैसे हुआ, टीचर समझाएगा, अच्छा ऐसा था तो फिर ऐसा ये क्यों हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन पे बच्चा पूछेगा, ठीक है। तो टीचर क्या करेगा, उसका आंसर देगा। शिक्षक छात्र अधिगम की जांच करने हेतु अथवा पाठ्य वस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करने हेतु प्रश्न पूछता है। क्या करता है, शिक्षक जो है अधिगम की जांच करता है कि बच्चे को कितना आ रहा है, ठीक है। और विषय वस्तु में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा भी एक्टिव रहे, कि जब क्वेश्चन पूछेगा टीचर तो बच्चा जब आंसर देगा तो वो तो एक्टिव मोड में ही होगा ना। वैसे अगर क्वेश्चन पूछोगे सिर्फ पढ़ा के तो बच्चे पैसिव मोड में चले जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न करने और अधिगम की जाँच करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, प्रश्न पूछता है। अतः प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है। क्या है, प्रश्न पूछना एक आवश्यक शिक्षण कौशल है जिसे प्रत्येक शिक्षक को सीखना चाहिए, ठीक। इसलिए क्या कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक को आना चाहिए प्रश्न पूछना, क्योंकि महत्वपूर्ण है। इससे बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा शाय है तो शर्माना छोड़ देता है, इसलिए सभी टीचर्स को आना चाहिए पढ़ाना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न कौशल के घटक। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रश्न कौशल के घटक क्या है। पहला क्या है, प्रश्न करने की प्रक्रिया, ठीक। प्रश्न करने की प्रक्रिया, प्रश्नों की बनावट यानी कि कैसे हैं प्रश्न, बड़े हैं, छोटे हैं, सरल हैं, कठिन हैं, ठीक। प्रश्नों की पुनरावृत्ति और प्रश्न के परिणाम। क्या है घटक, प्रश्न करने की प्रक्रिया, प्रश्नों की बनावट, प्रश्नों की पुनरावृत्ति और प्रश्नों के परिणाम, ठीक। ये हैं घटक। आगे देखते हैं, उद्देश्य क्या है प्रश्न पूछने के। फ्रेंड्स ऐसा हुआ ना बच्चों
कहीं कहीं पे पीडीएफ थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, आपको लाइनें तिरछी लग रही होंगी। ये बारिश की वजह से मैं पीडीएफ बना नहीं पाई थी, बहुत मुश्किल से आपकी पीडीएफ बनी थी, क्योंकि घर में नीचे इतनी रोशनी नहीं रहती है, ऊपर से सब कुछ बना है ना, तो नीचे इतनी रोशनी नहीं रहती है, तो छत पे जाके पीडीएफ आपकी बनानी पड़ती है। वहाँ पर क्या था, ज़मीन गीली थी, ठीक, तो ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई हैं, मैंने जल्दबाजी में खींच लिए थे इमेजेस, वो इसलिए पीडीएफ बना ली थी, क्योंकि वहाँ पर ना फिर नोट्स ख़राब हो रहे थे क्योंकि ज़मीन गीली थी। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप, नेक्स्ट क्लास में आपकी जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा उसकी पीडीएफ आपको अच्छी मिलेगी, ठीक। चलिए, उद्देश्य क्या है प्रश्न पूछने के, क्रियाशीलता में वृद्धि, बच्चों को क्रियाशील बनाना, क्योंकि क्वेश्चन पूछोगे आंसर देगा, क्रियाशील हो जाएगा बच्चा, ठीक। सेकंड क्या है, पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते हैं, पाठ शिक्षण को क्रमबद्ध बनाते, प्रश्न जो पाठ का शिक्षण है उसको क्रमबद्ध बना देते हैं। थर्ड क्या है, अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है, कि बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है सीखने में तो उसका ज्ञान हो जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा। फोर्थ क्या है, रुचि जिज्ञासा को जागृत करना, किसको, रुचि और जिज्ञासा जागृत करना। प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, मैंने बताया था कि जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे को जो पहले की बातें पता है उनसे कनेक्ट कर देंगे नई चीज़ों को, इसीलिए कहा गया है प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रश्न कैसे हों, ये क्वेश्चन है कि प्रश्न कैसे हों, तो देखिएगा, पहला प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो, क्वेश्चन में आप क्या पूछना चाह रहे हो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो और सरल हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, बच्चे के जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है, जिस उस हिसाब से आपके क्वेश्चन होने चाहिए, सरल और स्पष्ट। प्रासंगिक हो प्रश्न, इस तरह अनुकूल हो, भाई मैंने बताया कि थर्ड स्टैंडर्ड का, फोर्थ स्टैंडर्ड का, फिफ्थ स्टैंडर्ड का, 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके स्तर के अनुसार क्वेश्चन होने चाहिए। प्रश्नों में विविधता हो, भाषा बोधगम्य हो और प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, ठीक। क्या है, प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, कैसे हों प्रश्न, सरल और स्पष्ट हों, प्रासंगिक हो, प्रश्न स्तरानुकूल हो, प्रश्नों में विविधता हो, भाषा बोधगम्य हो और प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हों, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों के प्रकार कैसे हों। प्रश्नों के प्रकार क्या कौन कौन से होते हैं, चलिए पहले तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, कैसे होते हैं प्रस्तावना प्रश्न, मैंने आपको बताया बच्चे के ज्ञान को जानने के लिए। विकासात्मक प्रश्न होते हैं, कुछ समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं और पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रस्तावना प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन स्किल, ठीक। व्याख्यान कौशल को देखेंगे, उससे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और फिर मैं स्क्रॉल करूँगी, देन आपको पढ़ाऊँगी, ठीक। डाल लीजिए व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनेशन स्किल, ठीक। चलिए बढ़ते हैं। पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। क्या है, पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा आपने जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप क्या करोगे, किसी बच्चे ने पूछा, आप उसका व्याख्यान ही तो करोगे, एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण सबसे सहायक कौशल हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम को बच्चे के सामने, बच्चे ने कोई प्रॉब्लम रखी है उसका समाधान करने में, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझाने में व्याख्यान कौशल का ही यूज़ होगा, ठीक। चलिए, इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है या प्रकट करता है। क्या है, इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों, ठीक है, तथ्यों, बहुत से प्रकरणों को, तथ्यों यानी कि चीज़ों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव जो बहुत सरल से सरल भाषा विचार और उदाहरणों द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु का प्रकटन करता है। बहुत सरल से सरल रूप में समझाने का प्रयास करेगा टीचर, ठीक है, और तार्किक तर्क के साथ विषय वस्तु को प्रकट करेगा।
और क्या इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो। क्या है? इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षक पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता हो। ठीक है, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, बच्चे ने, उसको समस्या आ रही है, टीचर से पूछे, टीचर को ही नहीं मालूम है, तो वो क्या आंसर देगा? इसलिए कहा गया है कि टीचर को बहुत अच्छे से पाठ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, चलिए, तभी बच्चे को समझा पाएगा। आगे बढ़ेंगे, व्याख्यान कौशल के घटक देख लेते हैं। कथनों में तारतम्यता। क्या है? कथनों में तारतम्यता घटक, कथनों में तारतम्यता हो, भाषा में धारा प्रवाह हो। ठीक है, क्या होनी चाहिए? धारा प्रवाह, यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, भाषा में धारा प्रवाह हो, भाषा धारा प्रवाह हो, यानी कि एकदम बिना अटके हुए बोलने वाली भाषा। जो आप व्याख्यान में समझा रहे हो, आपकी भाषा धारा प्रवाह, यानी कि बिना अटके हुए बोलने वाली भाषा होनी चाहिए। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। ठीक है, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग, छात्र सहभागिता और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। क्या है? व्याख्यान विधि में कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग होना चाहिए, छात्र सहभागिता, यानी कि एक दूसरे से छात्र सहभागिता, बच्चे भी उसमें जो है सहभाग करें, ऐसा होना चाहिए, और बीच बीच में प्रश्न भी पूछते जाने हैं। ठीक, ये घटक हैं प्रश्नोत्तर के, व्याख्यान कौशल के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिफ्थ है हमारा दृष्टांत कौशल। क्या है? दृष्टांत कौशल। ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। दृष्टांत कौशल हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। देखिए, दृष्टांत पहले तो होता क्या है, उदाहरण समझ लीजिए आप। ठीक है, कि आपने एक इल्यूज़न क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? आप ऐसे समझिए, दृष्टांत क्या होता है? उदाहरण होते हैं। ठीक है, उदाहरण। तो चलिए देख लेते हैं। किसी कठिन तथ्य को सरलतम उदाहरणों का प्रयोग करके छात्रों को समझाना ही दृष्टांत कौशल कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत कठिन चीज़ थी जो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, आपने उदाहरण के माध्यम से उस चीज़ को बच्चों को समझा दिया, क्या हो जाएगा? दृष्टांत कौशल कहलाएगा। चलिए देखते हैं। जब शिक्षण प्रक्रिया में सिद्धांत, नियम या प्रत्यय को छात्र व्याख्यान के द्वारा समझ नहीं पाते, तब शिक्षक कई उदाहरणों का सहारा लेकर उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। देखिए, दृष्टांत कौशल क्या है? मान लीजिए कोई कठिन विषय वस्तु आ गई जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, अब वहाँ पर आप क्या करोगे? आप बहुत से जो है एग्जाम्पल्स का सहारा लोगे, उदाहरणों का सहारा लोगे और बच्चे को समझाओगे। ठीक, ये क्या हो गया? ये दृष्टांत कौशल हो गया कि किसी कठिन विषय वस्तु को उदाहरणों के माध्यम से सरल एवं बोधगम्य करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना और उन्हें समझाना क्या कहलाता है? दृष्टांत कौशल कहलाता है। ठीक, और क्या होता है? आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आप लोगों ने लिख लिया? चलिए, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फटाफट से, मैं रुकी हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दृष्टांत के प्रकार। क्या देखेंगे? दृष्टांत के प्रकार देख लेते हैं। पहला है मौखिक दृष्टांत और दूसरा है लिखित दृष्टांत। तो मौखिक दृष्टांत जो होता है, जो आप मुख से बोलते हो, देखिए कहानी, देखिए दृष्टांत एक छोटी सी कहानी के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो आप, ये मौखिक दृष्टांत हो जाएगा। चुटकुले और कविता। और लिखित क्या है? मॉडल है, चित्र है, मानचित्र है और रेखा चित्र है। ठीक है, तो दृष्टांत दो प्रकार के होते हैं, मौखिक दृष्टांत और लिखित दृष्टांत। मौखिक दृष्टांत में क्या आएगा? कहानी, चुटकुले, कविता। और लिखित दृष्टांत में क्या आएगा? मॉडल, चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र। ठीक, आ जाएगा इतना। दृष्टांत हो गया,
अब नेक्स्ट हमारा जो कौशल है वो है छात्र सहभागिता कौशल। ठीक, लेकिन जो छात्र सहभागिता कौशल है इसको हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। क्लास लेंथी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है भाई, नोट्स बनाते चलिए। एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, सीरियस हो जाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते चलिए। एक दिन में 3 पेपर होंगे, सही से प्रिपरेशन करके नहीं चलोगे तो एंड टाइम पे फिर हैंडल नहीं होगा आपसे। ठीक, इसलिए नोट्स बनाते चलिए और थोड़ा थोड़ा ना कंजूसी भी कम किया करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, जो आपके कॉलेज का ग्रुप होगा डीएलएड का वहाँ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बहुत जो है आत्मविश्वास से भर देता है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हमारा भी पढ़ाने में दिल लगता है। जब आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर पढ़ाने में भी दिल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे भरोसे कौन ही बैठा है, कोई नहीं बैठा है हमारे भरोसे, तो इसलिए फिर दिल भी नहीं होता। अगर आप लोग ना कॉमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ठीक, तो क्या लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चे हमारे भरोसे, इनके लिए हमें पढ़ाना है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।